हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है। ये टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स, यूनिट मॉडर्न फिजिक्स एंड चैप्टर हम बोल सकते हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि हमें ये पता चला कि जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन मतलब लाइट है ना, लाइट का डुअल नेचर है, मतलब लाइट का पार्टिकल नेचर भी है एंड उसका वेव नेचर भी है। ठीक है। इस चीज़ को लेकर डी ब्रा भाई साहब ने, ये डी ब्रा भाई साहब थे, डी ब्रा भाई साहब ने क्या किया, 1924 में एक हाइपोथेसिस दिया। उस हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या बोला कि जितने भी मूविंग पार्टिकल्स हैं मैटर का, कोई भी मैटर का, अगर जो भी हम बोलेंगे मूविंग पार्टिकल्स हैं, है ना, वो भी वेव लाइक नेचर डिस्प्ले करेगा। ठीक है। एंड उसका जो, उसके जो वेव कैरेक्टरिस्टिक का जो लैम्डा होगा दैट विल बी इक्वल टू एच अपॉन पी, वेर एच इज, हम जानते हैं एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड पी क्या है, उस पार्टिकल का मोमेंटम, है ना। मतलब बेसिकली उन्होंने ऐसा बताया कि अगर लाइट का डुअल नेचर है, लाइट का पार्टिकल नेचर भी है एज वेल एज वेव नेचर भी है, तो मैटर का भी, हर मैटर का भी डुअल नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ऐसा उन्होंने हाइपोथेसिस दिया। ठीक है। बट अगर ये हाइपोथेसिस है ना, तो इसको हमें क्या करना है, ये कोई एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है। तो ये कौन से एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई? डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, है ना। डिवीजन एंड जर्मर ने भी एक्सपेरिमेंट किया 1927 में, एंड जेपी थॉमसन ने इंडिपेंडेंटली 1928 में एक्सपेरिमेंट किया, है ना। इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का सिर्फ पार्टिकल नेचर ही नहीं, डुअल मतलब वेव नेचर भी है, मतलब डुअल नेचर है। तो इससे ये प्रूव हुआ, मतलब डी ब्रॉय के जो हाइपोथेसिस था ये प्रूव हुआ, यस, कि सिर्फ और सिर्फ लाइट का ही नहीं, हर चीज़ का, हर मैटर का, कोई भी जो मैटर का जो मूविंग पार्टिकल है उसके डुअल नेचर होगा, है ना, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। ठीक है। तो जो उन्होंने डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो डिवीजन एंड जर्मर करके दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसी को अपन आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो उनके एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, उसको समझ लेते क्या क्या चीज़ है। ये एक रियोस्टैट है, इसे हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन गन है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है, इसमें एक टंगस्टन फिलामेंट होता है ना, जिसको हम एक लो बैटरी सप्लाई से हीट करते हैं। तो हीट करते हैं ना, इसमें बैरियम ऑक्साइड भी होता है, टंगस्टन के साथ एक कोटिंग होती है बैरियम ऑक्साइड की। जब इसको हम लो बैटरी से हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है। ठीक है, बराबर। और एक हमारे पास एक हाई वोल्टेज सप्लाई भी रहता है। ये हाई वोल्टेज सप्लाई का काम क्या है कि जो भी फिलामेंट इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है उसको हमें एक्सेलरेट करना है एक डिजायर्ड वोल्टेज तक, बराबर, एक डिजायर्ड, मैं बोलूँगा डिजायर्ड वेलोसिटी तक। इसको थोड़ा सा मैं करेक्शन कर देता हूँ कि डिजायर्ड वेलोसिटी तक। ठीक है। उसको क्या करना है, हमें एक्सेलरेट करना है। तो कौन करेगा उसको एक्सेलरेट? सो एक्सेलरेट करता है ये हाई वोल्टेज सप्लाई। कौन करता है? ये हाई वोल्टेज सप्लाई। ठीक है। इतनी चीज़ें हमने देखा एक्सपेरिमेंट सेट में। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकले एक बीम फॉर्म करते हैं, इसको एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से पास कराते हैं, एक बीम फॉर्म कराते हैं और एक निकल टारगेट पे हिट कराते हैं। किस पे हिट कराते हैं? एक हमारे पास क्या रहता है, निकल, इस तरीके से एक निकल टारगेट होता है। निकल टारगेट मतलब हमने एक निकल क्रिस्टल ले लिया है। क्या लिया है? निकल क्रिस्टल, है ना। तो उसमें हम हिट कराते हैं। ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे कलेक्टर रख रखा है। ठीक है। ये जो पूरा सेटअप है ना, ये वाला पार्ट, क्या, टारगेट और ये कलेक्टर, ये पूरा ऐसा एक सर्कुलर टेबल पे फिक्स्ड होता है। ठीक है। मतलब इसको हम इस तरीके से घुमा सकते हैं पूरा, ये जो पूरा सेटअप है ना, ये पूरा सेटअप, इसको हम ऐसे घुमा सकते हैं पूरा। ठीक है। तो ये कलेक्टर का काम क्या है, ये जो इंटेंसिटी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, इलेक्ट्रॉन्स के बीम क्या हो रही है, यहाँ से स्कैटर होगी हर डायरेक्शन में, है ना। और इस डायरेक्शन में, कलेक्टर के डायरेक्शन में जो बीम आ रहा है उसका इंटेंसिटी मेजर कर सकते हैं हम इस कलेक्टर को यूज करके। ठीक है। इस कलेक्टर के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? करंट रिकॉर्ड करना, है ना। इट रिकॉर्ड्स दी करंट। ठीक है। और ये कैसे काम करता है, इसमें जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा मतलब उतना अपने को समझेगा कि उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी है उस बीम का। ठीक है। तो कलेक्टर कलेक्ट करेगा प्लस रिकॉर्ड करेगा, मतलब ये बताएगा कि उस जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस को कैसे होता है, देखो, इस तरीके से बीम आया, ये निकल क्रिस्टल है। ठीक है। ये डिटेक्टर है।
ठीक है, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है ना। हम ये वाला पार्ट, ये जो डिटेक्टर है, ये जो डिटेक्टर है और ये जो निकल क्रिस्टल, इसको ना ये जो पूरे सेटअप, ये वाले पार्ट सेटअप को हम ऐसे घुमा सकते हैं, पूरा ऐसे पूरा घुमा सकते हैं, एक सर्कुलर टेबल पे ऐसे घूम सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे देखो, अब इलेक्ट्रॉन बीम आया तो ये स्कैटर होगा। इलेक्ट्रॉन बीम आया, इस निकल क्रिस्टल पे हिट किया तो ये स्कैटर होगा, बराबर है। ये स्कैटर किस डायरेक्शन में होगा? ये स्कैटर हर डायरेक्शन में होगा, बराबर है। हमने एक पर्टिकुलर, हम क्या करेंगे, हम ये एंगल को चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इसको घुमाएं, जैसे जैसे इसको डिटेक्टर इधर लेके आए तो इधर एक एंगल बनेगा। मान लीजिए कि डिटेक्टर इधर आ गया तो इधर एंगल बनेगा हमारा, तो ये हमारा फाई हो जाएगा। ठीक है, यही डिटेक्टर इधर आ जाए तो फाई चेंज हो सकता है ना। तो हमने क्या किया, हमने नहीं, डेविशन और जर्मर भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने अलग अलग फाई के लिए, है ना, इसको घुमाया, किसको, डिटेक्टर को घुमाया, है ना, जो मूवेबल डिटेक्टर है, बराबर, इसको घुमा के हम अलग अलग एंगल्स के लिए उन्होंने क्या मेजर किया, इंटेंसिटी मेजर किया। याद है डिटेक्टर का काम क्या है, इंटेंसिटी मेजर करना, है ना, अलग अलग एंगल के लिए निकाला, है ना। और इसको ये ध्यान में रखना, ये जो निकल क्रिस्टल और ये जो डिटेक्टर है, इसको ऐसा रखा जाता है कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा कितना होगा, थीटा, ये फिक्स्ड है। ठीक है, ये घूमेगा तो ये थीटा और ये थीटा चेंज होगा, बट थीटा थीटा की वैल्यू सेम रहेगा। जैसे मान लो कि अभी किसी फॉर इंस्टेंस में 30 डिग्री 30 डिग्री है, ठीक है, चेंज कर दिया तो मान लो ये 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, बट ये 20 है तो ये 20 रहेगा, इस तरीके से उन्होंने रखा। ठीक है, तो ये चेंज होगा। जैसे ये टोटल एंगल कितना 180, ये 20 तो कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 40, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 कितना 140, बराबर। तो इसको चेंज करते हैं उन्होंने अलग अलग एंगल पे, अलग अलग फाई के वैल्यू पे उन्होंने क्या मेजर किया, इंटेंसिटी। क्या मेजर किया, इंटेंसिटी। तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आ रहा है किस एंगल पे, 50 डिग्री पे। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये किस वोल्टेज पे हो रहा है, ये 54 वोल्ट पे अपन देख रहे हैं, है ना। उन्होंने भी 40 से लेकर कुछ 64 वोल्टेज तक ट्राई किया, 54 पे सबसे ज़्यादा उनको इंटेंसिटी मिल रहा था, तो 54 वोल्ट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, है ना। हम बाकी सारी चीज़ें अभी डिस्कस नहीं करेंगे बाकी वोल्टेज पे, क्योंकि अपने को फटाफट ये एक्सपेरिमेंट समझना है। तो 54 वोल्टेज पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है अभी, एंड सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कब मिला, जब एंगल कितना रखा, 50 डिग्री। कितना रखा, 50 डिग्री। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है ना, इससे क्या समझ में आता है, इससे कैसे डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस प्रूव होती है। हमने मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वेव की तरह वेव करा, तो इस तरीके से वेव्स आएंगे, ठीक है, और ये वेव्स यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, बराबर। ठीक है ना, तो 50 डिग्री पे अपने को ज़्यादा इंटेंसिटी क्यों मिला, एंगल को सेम रखता है ना, ये थीटा है हमारा, ठीक है, और अपने को इंटेंसिटी मैक्सिमम कब मिला, 50 डिग्री पे। फाई जो 50 हुआ, अगर ये 50 टोटल 180, तो ये थीटा थीटा का सम कितना, 180 माइनस 50 कितना होगा। लास्ट पार्ट में समझते हैं, तो अपन यहाँ पे लगाएंगे ब्रैग्स लॉ। ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ थोड़ा बहुत अपन सॉलिड स्टेट में भी फॉर्मूला बताया जाता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, हम थोड़ा वेव का एक कंसेप्ट यूज होता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। जैसे ऐसे ये देखो क्या हो रहा है भाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, ये निकल क्रिस्टल है आपका, इस तरीके से हमारे पास लैटिस रहेगा उसमें, है ना, इस तरीके से प्लेन में एटम्स रहेंगे। ठीक है, तो ये जो दो इस तरीके से, ये जो क्या बोल सकते हैं, ये जो दो प्लेन्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, डी, ये वाला डी। ठीक है, ये कौन सा थीटा, थीटा ये वाला जो थीटा हमने डिस्कस की वैल्यू कितनी होगी, 2 थीटा की वैल्यू 130 हुआ तो थीटा की वैल्यू 65। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे पहला इंटरफेरेंस हो रहा है, तो पहला इंटरफेरेंस होता है हम इनकी वैल्यू 1 ले लेंगे, है ना, बराबर। ये बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस का कंसेप्ट लगाते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं ना, वेव का। ठीक है, तो एन की वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो यहाँ से D2 और निकल क्रिस्टल के लिए ये जो D की वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉम, साइन 65 की वैल्यू 0.9063, तो ये सबको कैलकुलेट करने में लैम्डा कितना आ रहा है, 1.65 एंगस्ट्रॉम। कितना आ रहा है, 1.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर हम मान ले क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर मानेंगे, बराबर। एंड डी ब्रॉय भाई साहब ने क्या बताया था फॉर्मूला हाइपोथेसिस, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, है ना। इसी का एक और इक्विवेलेंट फॉर्मूला होता है 12.27 अपन रूट वी। वी क्या होता है, वोल्टेज। वोल्टेज कितना लिया हमने अभी, वोल्टेज कितना लिया, किस एक्सपेरिमेंट, किस वोल्टेज पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, 54 पे,
तो √54 वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी आता है वैल्यू 1.66 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो अगर हमने माना क्या वेव नेचर और लैम्डा देखो सेम आ रहा है, किस फॉर्मूले से? डी ब्रॉय के फॉर्मूले से। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर है। मतलब डी ब्रॉय ने जो हाइपोथेसिस दिया था बिल्कुल सही दिया था कि मैटर के, हर मैटर के मूविंग पार्टिकल्स का डुअल नेचर होता है, एक वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। ठीक है, यही चीज़ अपने को डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है। और उसके बाद जेपी थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंट किया था। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट आप थोड़ा सा और क्लैरिटी आया होगा, है ना। थैंक यू।